हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज के 3 सबसे अच्छे अखबार और उनके ढेर सारे एडिटोरियल और न्यूज, यानी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू बिजनेस लाइन के महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और उसके साथ साथ न्यूज का एनालिसिस। आज समय लगा, आपको भी अभी लग जाएगा। आज बहुत सारे टॉपिक फिर से हो गए और कई टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा लेंदी थे। इस वजह से आज मुझे काफी समय लगा इसको बनाने में। आज सबसे पहले जो चर्चा है, यानी कौन कौन सा टॉपिक है, आज हम लोग टॉपिक के बजाय सुधा कुछ प्रश्नों से चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत आनंद की अनुभूति आपको होगी। तो सबसे पहले जिससे आपको ये पता लगे कि जब भी कभी मुझे समय लग जाए या लेट हो जाए कि कुछ अलग हो रहा होगा तभी। और मैं कितना भी लेट हूं, कभी भी कंटेंट से समझौता नहीं करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में। आप देखिएगा पहला टॉपिक। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर हम आएंगे आज के टॉपिक और जो ट्रम्प साहब हैं उनके कुछ एक्शन की बातचीत करेंगे। प्रश्न है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका बाहर निकल गया। अब देखिएगा, मुद्दा यही है। द यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल सोलर अलायंस reflect a growing trend of unilateralism in global climate governance. Examine the implications of this decision for India's climate diplomacy and multilateral leadership. यानी आईएसएस से अमेरिका का बाहर निकलना वैश्विक यानी विश्व के स्तर पर जलवायु के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं उसमें बढ़ते एक तरफावाद, यानी कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही नीति अपनाएंगे। अब इस संदर्भ में भारत की क्लाइमेट डिप्लोमेसी और बहुपक्षीय नेतृत्व पर प्रकाश डालिए। तो भारत की जलवायु कूटनीति का मतलब क्या हो गया बच्चों? जलवायु कूटनीति यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, यानी क्लाइमेट गवर्नेंस में वैश्विक स्तर पर भारत इस संस्था के माध्यम से लीडरशिप कर रहा है। और अगर हमारी लीडरशिप से कोई बाहर होता है तो ऑब्वियस हमारी क्लाइमेट डिप्लोमेसी के सामने एक चैलेंज आता है। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे इस एंगल से करेंगे। फिर इसके बाद यही टॉपिक, क्योंकि वो अलायंस से बाहर निकले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओहो, इसमें 3 क्वेश्चन था बंदे ने। 1 मिनट बच्चों, कभी कभी टीम से भी मिस्टेक हो जाती। ये जो पहला टॉपिक था सोलर अलायंस वाला, इसमें 3 क्वेश्चन है। एक आज मैंने क्वेश्चन से शुरुआत किया, आपने क्वेश्चन ही मिस कर दिया। पहला क्वेश्चन था जीएस पेपर 2 का, आईआर का। अगला क्वेश्चन था जीएस पेपर 4 एथिक्स का, इंटरनेशनल एथिक्स का, और एक क्वेश्चन था एनवायरमेंटल एथिक्स का। ठीक है, जरा फिर से रीचेक करिए और इसमें पीडीएफ में उसको अपलोड करिए क्वेश्चन को। असल में व्हाट्सएप से ही सारा कंटेंट बनाता हूं, तो चलिए खैर कोई बात नहीं। अब इसी का एक जो एंगल होता है, बिना प्रश्न के ही मैं आपके सामने अपनी बात रख देता हूं। ये तो हो गया, स्वाभाविक है कि जीएस पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशन का। इसके साथ जब इस प्रकार के मुद्दे होते हैं, किसी भी वैश्विक संस्था से आप सीधे सीधे बाहर निकल जाते हैं, तो एक प्रश्न उठता है और वो प्रश्न होता है जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, नियम आधारित जो विश्व व्यवस्था, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही यह बात होती है, वहीं से निकल करके आता है, और वो भी सबसे ताकतवर राष्ट्र का, वहीं से निकल के आता है जीएस पेपर 4 यूनिट नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं फंडिंग में नैतिक व्यवस्था। तो वो विषय भी यहां से निकल करके आता है। और स्वाभाविक है, इस प्रकार की चीजों को अगर आप इग्नोर करते हैं, सोलर अलायंस किस लिए बना था? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बना था, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बना था। अगर इस प्रकार के अलायंस से आप बाहर निकलते, स्वाभाविक है कहीं न कहीं आप जो क्लाइमेट जस्टिस है, जो एनवायरमेंटल एथिक्स है, उस प्रिंसिपल को भी आप मान नहीं रहे। यानी इस समय अमेरिका ऐसा हुआ है जैसे कोई मस्त मौला हाथी जहां चाहे जिस दीवार पर टक्कर मारे और उसे गिरा दे, मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार की चीज और जो वो कर रहा है,
तो वाशिंगटन के बाहर निकलने से इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो बहुत सारे टॉपिक आज आप देखने जा रहे हैं, पहला ये हो गया, ठीक है? और इसके साथ 2 और आर्टिकल इसमें लगे थे, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज इस टॉपिक में महानुभाव मिस्टेक कई कर दिए हैं बनाने में, और उन्होंने क्या किया है कि कई पीपीटीज लगाना ही भूल गए, ठीक है? बच्चों 1 मिनट रुक जाना। मुझे लग रहा है कि हड़बड़ी में आपसे एक मिस्टेक और भी हो रही कि जैसे यही टॉपिक जो अभी पहला वाला है या दूसरा वाला भी, उस 3 मतलब इंडियन एक्सप्रेस में भी था, हिंदू में भी था, वो पूरा हाइब्रिड आपने मुझे लग रहा है मिस कर गए हैं। उसको जरा फिर से ऐड करिए जल्दी-जल्दी और मुझे रिप्लाई करिए कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा? खैर, हो गया। तो पहला टॉपिक वो सोलर अलायंस से बाहर निकल गए हैं, जिसके कई एंगल थे। यहां पर मैं इसलिए रुकता हूं, मैंने हो सकता है ठंडी हो, टीम बेचारी ठंड में काम कर रहे हो, ना दिमाग लगा हो, और जैसे ये तो एक हो गया, यानी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 टॉपिक, उस 2 आर्टिकल और हैं इंडियन एक्सप्रेस के, जिसमें ये डिस्कस हुआ है कि इसके क्या इंपैक्ट हैं हर एक चीज पर, तो वो भी हम लोग देखेंगे। खैर, वो सारा एनालिसिस मेरे दिमाग में अभी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये आपके सामने पहली न्यूज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। फिर इसके बाद दूसरा, अब देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप एक और बिल लेकर के आए हैं, रशिया से तेल खरीदने वालों पर कितना, यानी 500% तक टैरिफ लग जाएगा। तो अब इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं, ये सीधा सीधा एक प्रश्न है ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर पर कि ये काम कौन करना, इस काम को किसको करना चाहिए? ऑब्वियसली डब्ल्यूटीओ को करना चाहिए, डब्ल्यूटीओ के साथ मिलकर करना चाहिए, यूएन की एजेंसीज को करना चाहिए, बंदा खुद किए पड़ा। तो इसका मतलब खूब सारा एग्जाम्पल हमारे सामने मिलने वाला है आज। बहुत सारे प्रश्नों को डील करने में देख सकते हैं। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने से संबंधित अमेरिकी विधेयक ग्लोबल जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसकी प्रकृति में एक चेंज को बता रहा है। और वहीं पर मैंने प्रश्न बनाया रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी इस घटना को मैंने जोड़ दिया है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर से। क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर उनके इस 500% वाले टैरिफ का क्या इंपैक्ट होगा। तो ये भी हम लोग विस्तार से करेंगे, और ये एथिक्स के लिए भी जीएस पेपर 4 कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसरो, इसरो के बारे में एक दिन हमने पूरा टॉपिक किया था, आज फिर आ गया है इसरो का पूरा। यानी मेरे बच्चे, अगर आप प्रीलिम्स या मेंस जो भी देने जा रहे हैं, इसरो का ए टू जेड है। क्या क्या हमारी अचीवमेंट रही, विशेषकर पिछले 10 वर्षों में, क्या हमारे सामने चैलेंज है, उन चैलेंज से कैसे हम ओवरकम करें, बहुत बढ़िया, यानी इसरो फिनिश। तो यही फायदा है कि आज आप इसरो और इसका आप, ठीक है, कुछ दिन पहले भी कराया था, आज भी आ गया है, और पूरा एक प्रश्न यहां पर आया है कि इसरो की जो रिसेंट सक्सेस है उसने भारत की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी उसको सिद्ध किया है, लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या करना है, इस उपलब्धि को मेंटेन रखना है। क्यों? क्योंकि चैलेंज आ रहे हैं इसके सामने बहुत सारे। अब वो क्या चैलेंज है और कैसे मेंटेन करेगा, ये हम विस्तार से बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन गवर्नेंस, ये अच्छा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट क्लाइमेट को लेकर के, क्लाइमेट से संबंधित मुद्दों को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के बहुत सारे जो डिसीजन दे रही है, उस डिसीजन में कमियां कहां हैं, इस विषय पर चर्चा की जा रही है। अच्छा टॉपिक है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर को कैसे चैलेंज कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास उतनी विशेषज्ञता है कि वह किसी भी विषय पर डिसीजन दे सके? क्या उसके पास एक टीम है जैसी टीम सरकार के पास होती है? तो ये सारे विषय आज आपके सामने, बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये भी, ठीक है। यानी कानूनों की जो समीक्षा, जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया, केंद्र या राज्य सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी समीक्षा करते हैं, उस विषय पर बढ़िया टॉपिक है। और किस एंगल से प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पर्यावरणीय शासन में, यानी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में कौन करेगा, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। इसमें क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, जुडिशियल इंटरवेंशन किया। जैसे अरावली पर सरकार की तरफ से कुछ आया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, फिर चेंज किया, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर। तो ये जो न्यायिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसके कारण से कुछ विषय उठ रहे हैं।
और वो विषय है एडजुडिकेशन यानी निर्णय और नियमन यानी रेगुलेशन के बीच की सीमा को धुंधला कर दिया, जिससे पॉलिसी अनसर्टेनिटी उत्पन्न हुई। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है। जुडिशियल इंटरवेंशन इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। एनवायरमेंटल गवर्नेंस कौन करता है आपको पता है? एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यपालिका। जुडिशियल इंटरवेंशन कौन करता है? जुडिशरी यानी न्यायपालिका। आप देख सकते हैं। और लॉ कौन बनाता है? यानी हमारी विधायिका यानी पार्लियामेंट। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का मुद्दा आपके सामने निकल करके आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा टॉपिक ये भी बन के निकलता है। फिर इसके बाद ये तो आज इसने मुझे बहुत रुलाया है, इसका पूरा डेटा आप देखिए। हाँ, कहीं ना कहीं जो केंद्र से राज्यों की तरफ जो फाइनेंस कमीशन के कहने पर जो भी टैक्स का हिस्सा जा रहा है उसको लेकर के एक बहुत विस्तृत डेटा यहां पर दिया गया है। केंद्र राज्य हस्तांतरण के लिए मानदंड के रूप में जीएसडीपी हिस्सेदारी, ये एक नई चीज कह रहे हैं। अब इसमें जब घुसूंगा तब आप समझ पाएंगे कि क्यों ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। और इसका भी प्रश्न है, इसी प्रश्न से पूरा टॉपिक ओपन हो जाएगा। केंद्र राज्य कर हस्तांतरण के लिए जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद हिस्सेदारी को मापदंड बनाने के तर्कों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। यानी केंद्र से जो राज्यों को पैसा दिया जा रहा है उसमें यह एक मानक है, तो क्या यह सही है, नहीं है? भारत के फिजिकल फेडरलिज्म राजकोषीय संघवाद में दक्षता और समानता के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, यह भी एक अच्छा टॉपिक है। फिर इसके बाद कल हमने पढ़ा कि भारत की तरफ से कहा गया कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो जीडीपी है वो जीडीपी रहेगा 7.4%। अब यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, उस यूनाइटेड नेशन की संस्था जिसका नाम प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ाऊंगा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन देशा, यूएनडीईएसए, यूएन देशा। तो उसने कहा है कि हाँ भाई इस फाइनेंशियल ईयर में इनकी ग्रोथ 7.2% रहेगी। 0.2% कम किया लेकिन इट्स ओके। वैश्विक स्तर पर ये सबसे तीव्र ग्रोथ है। आप देख सकते हैं जिस देश के पास रिसोर्स नहीं है, हमारे देश के लोग ही हमारी रिसोर्स है, सरकारें कब समझेंगी इस चीज को? तो संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, तो ऑब्वियस है प्रीलिम्स के लिए इसको आप यूएन देशा के बारे में सारी चीजें पढ़ा दूंगा, बाकी उन्होंने जो रिपोर्ट में कहा उसको भी जिक्र कर दूंगा। फिर इसके बाद एक नया रिसर्च आया, और जब भी कोई लैंसेट मैगजीन जो होती है, यानी ये बहुत बड़ी साइंस की मैगजीन है, दुनिया की नंबर 1 की, और उसमें कोई भी रिसर्च अगर आता है तो वो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए, एग्जाम के लिए और हमारी जानकारी के लिए भी जो है महत्वपूर्ण हो जाता। द लैंसेट में प्रकाशित हालिया सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस के अनुसार 0 से 19 वर्ष की उम्र में हाइपर टेंशन तेजी से बढ़ रहा है। हाइपर टेंशन एक नई समस्या बच्चों के सामने आ रही। और क्यों? वो क्योंकि बर्दाश्त, देखो हाइपर टेंशन, इसमें तो बहुत सारे रीजन लिखे हुए, लेकिन मैं एक छोटा सा रीजन बता दूं, ये निबंध में जाएगा। हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। पालना झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती। 2021 या 22 में से आया था, यही ऐसे 2004 में आया था, हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल, इतना ही लिख करके, यानी शिशु को खिलाने वाले हाथ। आप देखिए 100% प्रश्न रिपीट करता है यूपीएससी। तो आज कौन से हाथ खिला रहे हैं? जंक फूड हम खा रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज में क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए न्यूक्लियर फैमिली में है सभी लोग। पहले क्या होता था कि जैसे पूरी फैमिली है, कोई बच्चा, मैं मानता हूं कि उसके भी अपने, जॉइंट फैमिली के भी अपने कंसर्न्स होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी मजेदार बात है कि अगर जॉइंट फैमिली आप कुरकुरे लेके आते हैं, अंकल चिप्स लेके आते हैं, तो आपको पता है कि यार और भी बच्चे हैं, सबको खिलाना पड़ेगा, तो अमूमन लोग लाते नहीं थे। समझिएगा इस चीज को, अगर आप ग्रास रूट लेवल पे। आप क्या रहा, न्यूक्लियर फैमिली है, अपना ही बच्चा खाना है, तो आदमी उठा करके लाया, रख दिया, नंबर 1 थी जंक फूड। उसके बाद सेकंड क्या हुआ कि अब आजकल ऑब्वियस है कि कौन इतना करे कि अब बच्चा कह रहा है तो नेचुरली कुछ बनाए। कुछ माता पिता करते हैं, लेकिन ऑब्वियस है अब वर्किंग वुमेन एंड मेन, इस प्रकार की चीजें, न्यूक्लियर फैमिली, तो ये जंक फूड हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया, क्योंकि इसमें रिलैक्स है कि आप बाहर से मंगा लिए या आपने दुकान से उठाए खिला दिया बच्चे को। तो ये जंक फूड मुसीबत बन रहे हैं। मैं खुद इसका भुक्त भोगी हूं। मतलब
लेकिन अब बच्चों पे कंट्रोल कर ले गया हूं, लेकिन शुरुआत में नहीं कर पा रहा था। प्यार भी होता है कि भाई ये ले लो, वो ले लो, बच्चे जा रहे हैं, ये पिक कर ले, वो पिक कर ले रहे हैं। तो वो जंक फूड बहुत बड़ी मुसीबत यहां पर बन रहा है बच्चों के लिए। दूसरा मुसीबत बन रहा है जो ये मोबाइल है, जो बच्चे, तो उनके अंदर पेशेंस ही खत्म होता चला जा रहा। बड़ा गजब का ये शोध है, इसके बारे में आपसे भी डिस्कस करूंगा। और ये सब शोध हर परिवार तक पहुंचने चाहिए। लेकिन अब आपको पता है इंडियन मीडिया में क्या चलेगा, बीएमसी का चुनाव, कौन किसको छोड़ा, कौन किसको पकड़ा, बिहार में ग्राम प्रधानी का चुनाव, दुनिया में यार इतनी अच्छी चीजें, इतनी बड़ी मैगजीन। हमारे देश में तो ऐसे ही ना तो रिसर्च इकोसिस्टम है, ना हमारे सरकारों का ध्यान है रिसर्च पर। हमारे यहाँ सारा रिसर्च जाति और धर्म पे ही है। किसकी जाति, जैसा कि मैंने बताया तब बीजेपी के कोई प्रेसिडेंट साहब बने, जब भाई ऑब्वियस है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, चर्चा हुई तो सबसे पहली चीज उनके बारे में जो मैंने पढ़ा उसमें निकल कर क्या, सबसे ज्यादा उनकी जाति को सर्च किया गया था, किस जाति के हैं। तो हमारे यहाँ भी रिसर्च है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं, हमारे यहाँ शोध नहीं। हिंदुस्तान भी रिसर्च वाला देश है, लेकिन हिंदुस्तान में रिसर्च केवल जाति और धर्म पर होता है। किसकी जाति क्या है, किसका धर्म क्या है। आप चिंतन कीजिए कि मान लीजिए आपको आपका पार्टनर अच्छा मिल गया और उसकी जाति अलग है। अब समाज आपका हुक्का पानी बंद कर देगा कि नहीं भैया ये अच्छे लोग नहीं है। वाह भाई, अब अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपका बच्चा योग्य है, वो किसी के साथ भी शादी करे चलेगा, लड़की या लड़का, बस इसलिए कि वो चीजें आपके लिए, आप समझे बहुत सारे इश्यूज हैं। कम से कम कुछ जगहों पर तो जाति वगैरह को आपको यूज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन पकड़ के बैठे हुए। इसलिए बैठे हुए बेटा क्योंकि देखो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जब हम सीखेंगे ही नहीं तो हम जाति और धर्म ही पकड़ करके बैठेंगे। देखो राजनीति जो करते हैं उनको करने दीजिए, सोसाइटी को स्ट्रांग होना चाहिए ना यार। अंग्रेज जब भारत पर रूल कर रहे थे तब भी दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर उसी समय क्यों पैदा हुए, इंडिया के नहीं दुनिया के, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, हर धर्म से संबंधित। मैं केवल, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू, इन सब विषयों पर हमारी मीडिया में चर्चा ही नहीं होती, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचती नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, ये हर घर में भी मैं जब इसको बताऊंगा, आप लोग कम से कम अपने घरों में जो बच्चे देख रहे हैं, जरूर इस लेक्चर को, इस वाले पार्ट को जो भी मैं डिस्कस करूंगा आपको देना है बच्चों को, कि कम से कम इसको देख करके वो डरें और चीजों को, और ये करना चाहिए। जैसे अभी आपको पता होगा, पता कानपुर की एक छोटी सी गुड़िया थी जिसका, मतलब उसके बारे में जो मीडिया में आया, जो समाचार में लिखा हुआ था कि उसकी आंतों में दिक्कत आई, उसके गट्स में, और उसके बाद बहुत कोशिश के बाद भी एम्स भी लाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। तो वो जो न्यूज़ थी उसमें यही था कि मतलब जंक फूड वो बहुत खाती थी, बहुत, मतलब उसमें लिखा हुआ था अखबार में, जो मैंने पढ़ा, जो मेरे सामने पेज आया। फिर मैंने चतुराई से वो वीडियो कई जगह, जो लोग, जो बच्चे मेरे मेरे रिश्तों में, सब में, सबको मैंने दिखाया, और उसके बाद से बच्चे डरे थोड़ा सा। तो इस प्रकार की चीजें दिखानी चाहिए, क्योंकि ये जो मोबाइल हम बच्चों को पकड़ा दे रहे हैं और खुद जो है बैठ करके थोड़ा आराम ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें स्टार्टिंग में है, अगर बचपन में आपने नहीं संभाला, बहुत बड़ी समझ, इसको हल्के में मत लीजिए। कभी इसका डेटा दूंगा आप हिल जाओगे। और दो ही चीज सबसे बड़ा, जंक फूड और उसके साथ साथ मोबाइल में जो स्क्रीन टाइम, मोबाइल नहीं लिखा हुआ, स्क्रीन टाइम जो बच्चों का है, होना ही नहीं चाहिए, और इतना ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। एंड व्हाट इज अ रिसर्च ब्लाइंडेड विद नॉलेज। तो ये, और इन इन विषयों पर हमारे देश में, स्कूल में, कॉलेजेस में, और खासकर जो बेचारे जानकार नहीं, जो परिवार, इनकी चर्चा होती भी है कहाँ पे, जो पढ़ा लिखा परिवार है या जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे, वहां ये सब सिखाया जाता है। अब जहां पर ये चीजें नहीं है, जंक फूड तो हर बच्चा खा रहा है ना, कोई ब्रांडेड खा रहा है, कोई नॉन ब्रांडेड खा रहा है। समस्या यही है कि जो मेरे बच्चे थोड़ा सा आर्थिक रूप से संपन्न घरों के बच्चे हैं, वो जो भी खा रहे हैं, वो भी जंक फूड खा रहे हैं, थोड़े से ब्रांडेड ले रहे हैं। वो नुकसान पूरा भरपूर है उसका, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग में अच्छी मशीनों, अच्छे हाथों, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ।
लेकिन उसी पार्ले जी का पोर्ले जी नाम से लोकल बिस्किट भी आता है। उसी क्रैक जैक बिस्किट का क्रुकजुक नाम से आप निकलिए थोड़ा-सा शहर के बाहर और कहीं पर भी जो चाय वगैरह की दुकान होती है, वहां पीना स्टार्ट कीजिए। हर चीज का डुप्लीकेट अवेलेबल है और वो किसकी रेंज में? उन्हीं जो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन या जस्ट उससे ऊपर की श्रेणी की फैमिलियां हैं, उनके ऊपर, मतलब उनकी रीच वहां पे है। तो वो कैसे बन रहा है, वो नमकीन कैसे बन रही, उसमें किस प्रकार का तेल यूज हो रहा है, चिंतन कीजिए आप। किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी गंभीर हैं, लेकिन इस पर डिस्कशन नहीं। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, साइंस पेज का। प्रतिदिन हिंदू में साइंस पेज आता है फ्राइडे तक। स्पाइना विफिडा, ये एक बच्चों की होने वाली बीमारी है, यानी बच्चे जब पैदा होते हैं उस समय, यानी जब गर्भ में होते हैं तभी से समस्या शुरू हो जाती है। क्या आपने इस बीमारी का नाम सुना था? आज का ये सेशन भी स्पाइना बिफिडा वाला। आप सबसे विनम्र निवेदन रहेगा, इसको इतना ही, मैं नहीं कहूंगा उतना लंबा मेरा वीडियो देखने का सब में पेशेंस नहीं होगा, लेकिन जरूर इसको काट करके लोगों तक भेज दीजिएगा, अपने ग्रुप में, अपने माता पिता, मतलब जो भी आपके रिश्तेदार हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने आ रही है, और वो है स्पाइना बिफिडा। यानी आपने देखा होगा बच्चे पैदा होने के बाद पैरालिसिस का शिकार रहते हैं, यानी उनको लकवा मार जाता है। और अगर उन गर्भ में जब बच्चा है उसी समय ये फोलिक एसिड की गोलियां उनको दी जाएं, तो भारत में करोड़ों की संख्या में स्पाइना बिफिडा की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फोलिक एसिड बहुत जरूरी है, और यह हम पढ़ेंगे स्वाभाविक रूप से प्रीलिम्स के लिए भी, और इसके साथ साथ मेंस के लिए भी, और अवेयरनेस के लिए भी है। स्पाइना बिफिडा प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलें शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। पीडीएफ आ गई, देखें उसमें अपडेटेड कंटेंट आ गया हो, वही डाउनलोड कर लेता हूं। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो सोचिए आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? एज अ डीएम बन के केवल सरकार से पुरस्कार लेना, बस यही जिम्मेदारी आप लोग भी निभाइएगा जो मेरे बच्चे हैं। यानी हर इंसान दुनिया में सरकार को खुश करने में लगा है, कोई भी सरकार हो, वो चाहे एमपी एमएलए हो, सरकार को खुश कर रहे हैं, जिसके कारण से जो सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका है, यानी वो पार्लियामेंट में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा है। इसी प्रकार से जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, यानी आप सब मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जो है, Long queues have formed at ATMs after Nirmala Sitharaman introduced a new project that allows people to earn 50,000 rupees per day. Thousands of Indians have already earned between 20 and 30 lakh rupees in just the first month. And Nirmala Sitharaman says this is only the beginning. I have good news for you. Today you have a unique opportunity to take part in an official government project developed with the support of the Ministry of
ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं आज का। ये क्या हो गया भाई? आज का पहला टॉपिक, और हाँ ये देखिए आ गया, कनेक्ट होकर के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपडेट आ गया। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने भारत में हेडक्वार्टर वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस को छोड़ दिया है। ठीक है ना? तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा लिख कि भैया तुम बाहर निकल गए तो भी हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों चीजें हो गई। ठीक है। फिर तीसरा देखिए, कई क्लाइमेट बॉडी से अमेरिका के बाहर निकलने का मतलब भारत के लिए राहत और चुनौतियां दोनों हो सकती हैं। जाने क्यों? तो आप देख लीजिए 3 टॉपिक ना। तो मुझे एक एक बस ये आप लोगों को इसलिए मैं बताता हूं कि आप लोग ये सोच करके एकदम खुश रहें कि आपका जो टीचर है ना, ये कंटेंट खुद बनाता है। मैं क्यों गारंटीड कहता हूं कि प्रीलिम्स निकला तो मेंस निकाल ले जाऊंगा? रीजन यही है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे पास एक बच्चों की थोड़ी सी फौज भी हो गई है। छोटी फौज है लेकिन ठीक ठाक हो गई, जो कनेक्ट होती है। जैसे राहुल को इंटरव्यू की तैयारी कौन करा रहा है? रिदम। राज को पीछे कौन करा रहा है? यानी मेरे सभी सिलेक्टेड बच्चे, सबका नंबर सबको मैं शेयर करता हूं। मेरी यही, ठीक है ना? तो ये अपने पास बच्चे हैं, तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए किसी टॉपर्स के पास जाने की जरूरत नहीं। सबका नंबर सबको शेयर कर देता हूं, नंबर 1। और बाकी की सारी चीजें जिन्होंने जो मेंस लिखा, हर एक बच्चा आपकी मदद करता है मेंस के टाइम पे। तो अब एक छोटी सी फौज इकट्ठी हुई है। अब धीरे धीरे ये फौज और बड़ी होगी और बड़ी होगी और बड़ी होगी। तो कंटेंट मैं स्वयं बनाता हूं, इस वजह से मुझे हर एक चीज पर विश्वास रहता है कि हम लोग जैसे ही प्रीलिम्स निकला मुख्य परीक्षा रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि पता होता है कि कहां से किस टॉपिक से क्या निकाल के बच्चों को देना, कि एक ही पढ़े और उसको 3 जगह यूज करे। एक ही टॉपिक पढ़े, उसे जीएस पेपर 4 एनवायरमेंटल इथिक्स में, उसे जीएस पेपर 4 इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग में इथिक्स में, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कैसे इरेलीवेंट हो रही, उसमें जहां मर्जी वहां यूज करो। ठीक है? तो इसलिए तो ये आपके सामने तीनों टॉपिक कनेक्ट होते हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से महाराजा धीराज जी हमारे बाहर हो जाते हैं, और उसी पर अब हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें 3 एंगल से आर्टिकल में पकड़ा गया। एक बार फिर से आप लोगों को इसको रिवाइज करा दूं बच्चों। ठीक है ना? क्या करा दूं? यानी इसको रिवाइज करा दूं। कभी कभी क्या होता है ना, अटक जाता है। ठीक है। तो 3 खबरें हैं, वो बाहर निकल गया। ठीक है। जैसे ही वो बाहर निकला मेरे बच्चों, अगला आ गया कि तुम जाओ, कोई असर ना पड़ने वाला है। और फिर आ गया कि भैया वो केवल यहीं से नहीं, लगभग अभी तक पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 60 निकाय थे, वो सबसे बाहर हो चुका। 60 से ज्यादा बॉडीज से वो बंदा बाहर हो चुका। आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है? यानी जो सबसे ताकतवर होता है, क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? ये विषय आपके सामने आ रहा है, और मुझे लगता है इस पर अगर मैं कुछ ना भी पढ़ाऊं तो भी आप लोग बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है? कर ले जाएंगे कि नहीं? क्या ही है इसमें? यानी एक सरकारी आदेश है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। अमेरिका को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालने का निर्णय लिया है। उनमें से एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कोई छोटी घटना नहीं बच्चों। इसको आपको ऐसे समझना है कि ये जो घटना है, 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का मतलब, क्या आपको लगता नहीं कि एक संकेत दे रहा है? वो किस चीज का संकेत दे रहा है? ये इंडिकेशन है, स्वाभाविक है, जो इनमें लिखा नहीं है। एक संकेत दे रहा है। किस चीज का संकेत? वो दे रहा है कि अब मैं जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको रीराइट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? रीराइट करने जा रहा हूं। यानी अब यूएन को मैं अपने ढंग से फिर से बनाऊंगा, या कोई नया यूएन ही आएगा, और यूएन की जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब भी अब रीराइट होंगी। यानी उस पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है
जिसे हम कहते हैं विश्व व्यवस्था, उसको रीराइट करने जा रहा है। और आप कहेंगे सर क्या कर पाएगा? कर नहीं पाएगा। अगर कोई विरोध करेगा तो स्वाभाविक है, समस्या तो वो पैदा करेगा। और इसी का एग्जाम्पल है कि 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहा है। अब यहीं पर मैं दूसरा टॉपिक भी इंटरलिंक कर दूं, जिससे दोनों को एक साथ जोड़ करके पढ़ा दूं, तो हमारे लिए चीजें और इजी हो जाएंगी। अब दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है कि वह 500% टैरिफ लगाने जा रहा है, 500% टैरिफ। किसके ऊपर? जो लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन या यूरोप के जो भी देश हैं, सब पे लगेगा। तो इसका मतलब है, जो अगर मैं आपसे कहूं कि जो वेनेजुएला में, मेरे प्यारे बच्चों, जो वेनेजुएला में मादुरो को उठाया गया है, क्या इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है? समझिएगा इस बात को, क्या इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं मादुरो को उठाना? कि भाई अगर दुनिया को तो तेल की जरूरत है ही है, ऐसे में अगर मैंने 500% टैरिफ रशिया को झुकाने के लिए प्रपोज किया, रशिया को झुकाने के लिए अगर मैंने 500% का टैरिफ लगाया उन देशों पर जो वहां से तेल खरीद रहे हैं, या डायरेक्ट नहीं खरीद कर रहे हैं, किसी थर्ड माध्यम से खरीद रहे हैं, बट खरीद तो रहे ही हैं, तो लोगों को तेल की जरूरत होगी। तेल कहां से दूंगा? अमेरिका का तेल अगर उनको दिया यूरोप को, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका का तेल फ्यूचर के लिए होना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े भंडार को अपनी जेब में रख लिया, अपनी पॉकेट में। क्या यह टाइमिंग जो डिसीजंस की है इस बात को जस्टिफाई करती है कि नहीं? कैसे? सबसे पहले बंदे ने वेनेजुएला को उठाया, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व इसी देश के पास है, उस पर अमेरिका का कंट्रोल किया। उसके बाद उसने कहा कि भाई अब हम रशिया पर 500, मतलब जो भी यहां से खरीदेंगे उनको हम दंड देने जा रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप चिंता मत कीजिए, अमेरिका तेल की सप्लाई करेगा आप लोगों को, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी अब विभिन्न देश अमेरिका के इस डिसीजन पर चुप्पी साध लेंगे और स्वाभाविक रूप से रशिया की कमर तोड़ने में वो कामयाब हो जाएगा। और जो सस्ता तेल खरीद करके, पॉइंट को पकड़ेगा, जो वहां से सस्ता तेल खरीद करके चाइना और इंडिया कम कीमत में प्रोडक्ट बना करके अधिकतम लाभ कमा रहे हैं, जीडीपी को बड़ा कर रहे हैं, उनको भी वो काउंटर कर पाएगा। तो ये उसकी अपनी सोच है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप केवल अपने चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। और वही सारी समस्या जीएस पेपर 2 आईआर में भारत के हितों पर विकसित यानी यूएस की नीति का प्रभाव, इस आर्टिकल में जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम अगला यानी 500% टैरिफ दोनों में आएगा। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यानी यूएन और यूएन की एजेंसीज और डब्ल्यूटीओ को अगर वो दरकिनार कर रहा है, अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को वह दरकिनार कर रहा है, उससे बाहर निकल रहा है, तो यह भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। तो आईएसए पर अब उसके हटने के कारण, वो जिस भी संगठन से हटता है, डब्ल्यूएचओ से हटा, प्रश्न आया, यूनेस्को से हटा, प्रश्न आया, जीएस पेपर 2 में जाकर के चेक करिएगा। तो अब इससे हटा, इस पे भी इस बार प्रश्न आने के पूरे चांस हैं, फॉर प्रीलिम्स फॉर मेंस बोथ। और फिर ऑब्वियस है उसका यह कदम जो जीएस पेपर 3 है, जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास, उसको भी धक्का देगा। और इतना ही नहीं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन के नेतृत्व में बनाया गया है, उसका जो 13 आर्टिकल 13 यानी क्लाइमेट एक्शन, यानी 13वां लक्ष्य, उसको भी तो हम अचीव करने नहीं जा रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन से तो पीछे हट रहा है कि नहीं हट रहा है? तो इसका मतलब वो केवल अपनी ताकत से काम कर रहा है। और जैसे ही आप अपनी ताकत से काम करते हैं, जीएस पेपर 4 को आप जिंदा कर देते हैं। और उसका नाम है इंटरनेशनल एथिक्स यूनिट नंबर 6, मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें यहां पे आई और देखिए यहां जिंदा हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों और फंडिंग में नैतिक मुद्दे, तो ये आप देख सकते हैं उसका इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय स्तर के 60 से ज्यादा संगठनों से बाहर निकलना, जिसमें आईएसए भी है। क्या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे, या नैतिक मुद्दे का मतलब क्या भाई? अगर आप शामिल हैं तो आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, अपने हित के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, तो नैतिक मुद्दा तो हो ही गया ये। तो ये सारी चीजें हैं। और पीवाईक्यू को देखें तो कई चीजें हमें समझ में आती हैं। क्या
जो सॉवरेन नेशनलिज्म इस प्रश्न में पूछा गया, संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल दुनिया बनती जा रही है, यही पूछ रहा है आपको। यानी हर देश अपनी डपली अपना राग अलाप रहा है। तो क्या अपनी डपली अपना राग यानी संप्रभु राष्ट्रवाद कि हम ही फर्स्ट, वो चाहे अमेरिका फर्स्ट, चाहे चाइना फर्स्ट, चाहे इंडिया फर्स्ट, कोई भी लगाए, तो ऑब्वियस है यह उदाहरण दिखाता है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंक्लूडिंग 60 अदर जो ऑर्गेनाइजेशन, उससे बाहर निकलना, ये क्या दिखाता है? ये मेरे प्यारे बच्चों यही दिखाता है कि अब हर देश अपनी डफली अपना राग। तो संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल होने का यह एक मजबूत एग्जाम्पल है। कौन सा? जो वो इतने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकला है। फिर अगला प्रश्न आता है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की ये जो घटना हो रही हमारे ग्रीड यानी हमारे लालच के कारण हो रहा है। इस प्रश्न में लिखा हुआ, इसको पढ़िए। और हम सब विलुप्त हो जाएंगे अगर ऐसे ही रहा तो ऐसे में आप विकास और पर्यावरण के मध्य कैसे संबंध बनाएंगे, इस प्रश्न में है। आप बताइए। तो आप कहेंगे ना कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश एक साथ मिलकर के ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्लाइमेट एक्शन 30 उसको प्राप्त करने की दिशा में काम करें। उसी दिशा में काम करने के लिए एक संगठन बना था, जिस संगठन का नाम था मेरे प्यारे बच्चों इंटरनेशनल सोलर अलायंस। लेकिन अगर अमेरिका उससे बाहर हो गया तो स्वाभाविक है सबसे ताकतवर देश आर्थिक रूप से अगर उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इस प्रकार के अलायंस सफल कैसे हो पाएंगे? मजा आया? बोलिए भाई। और यही प्रश्न जीएस पेपर फॉर एथिक्स में कि एक फेजिबल स्ट्रेटजी बने, एक विकास भी होता रहे और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। तो आपने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसी पहल, वही फेजिबल स्ट्रेटजी, लेकिन अब अमेरिका का बाहर चले जाना। तो संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल है, ठीक है। अब इसके बाद 2022 में पूछा कि भैया आज भू राजनीति बदल रही है, तो क्या भारत को अपनी क्लाइमेट पॉलिसी में भी बदलाव लाने की जरूरत है? बिल्कुल लाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं हमारे अलायंस से बाहर हो गया अमेरिका, तो हमें अपनी क्लाइमेट पॉलिसी को अब डाइवर्सिफाई करना होगा, जैसे हमने ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया। सिंपल सी बात है। फिर निबंध 2025 में देख सकते हैं बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना। तो ये क्या है? अमेरिका की तरफ से अगर आप लिखते हैं कि अमेरिका ने जो ये किया है टैरिफ वाला, तो बिना युद्ध लड़े ही रशिया को परास्त करना चाहता है, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अब विचार एक दुनिया खोजता भी और बनाता भी। आप कहेंगे सर ये निबंध कैसे आएगा? हम कहेंगे बेटा इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक संस्था बनी, लेकिन पहले तो एक विचार था। तो एक विचार जिसने एक नई दुनिया खोजी कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी मींस सोलर एनर्जी से चलेगा, जिससे कि तेल की लड़ाई, तेल की कीमतों का जो गहरा इंपैक्ट है वो गरीब मुल्कों की, साउथ के देशों की, विकासशील अल्पविकसित देशों की इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करेगा। तो विचार एक दुनिया खोजा और एक दुनिया बना भी रहा था, लेकिन इस दुनिया को बनाने में एक कारीगर यानी अमेरिका बाहर चला गया। तो आप कैसे भी करके इसको यूज कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है बच्चों, जो भी मैंने बात कही उसको आप ऐसा समझिए कि जब पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड, जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसी साझा समस्या, ये कोई किसी एक की समस्या तो नहीं, यह एक साझा समस्या और उससे जूझ रही है, और जब वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट साफ साफ ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, यानी जो पृथ्वी गर्म हो रही है वो बिल्कुल वास्तविक है, सत्य है, और ह्यूमन इंड्यूस्ड यानी मानव प्रेरित है, मानव इसे और बढ़ा रहा है। ऐसे समय में अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संस्थाओं से बाहर निकलने लगे, मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह संस्था बाहर निकलने लगे तो आप सोचिए इसका मतलब क्या होगा। यहां से आप देख सकते हैं इसका क्या मतलब होगा अगर ये बाहर निकल रहा है। यही सवाल हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका के बाहर निकलने के मुद्दे तक ले जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, ये केवल एक संगठन छोड़ने की घटना नहीं है। आप कहेंगे सर किसकी घटना? यह ग्लोबल पॉलिटिक्स, वैश्विक राजनीति नंबर 1, नैतिकता यानी एथिक्स नंबर 2, और विकास नंबर 3,
यानी डेवलपमेंट, और चौथा लीडरशिप, इन चारों से जुड़ा हुआ विषय है। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले स्वाभाविक रूप से इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमें समझना होगा। क्या समझना होगा? ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेरे प्यारे बच्चों एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम कहेंगे बहुपक्षीय संस्था है, यानी बहुपक्ष का मतलब कई देश इसमें शामिल है। और इसका जो विजन है, या हम कहें इसकी जो परिकल्पना है, वो किस चीज से संचालित है? जो देश सूर्य की रोशनी से भरपूर है, यानी जहां पर सूर्य की ऊर्जा लगातार आती है, सूर्य की रोशनी, वे सौर ऊर्जा के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से अपने विकास और ऊर्जा जरूरत दोनों को पूरा कर सकते हैं। यानी कि सोलर एनर्जी के माध्यम से GDP अपनी बढ़ाओ। आप सबको पता है कि ये कब अस्तित्व में आया प्रीलिम्स के लिए? 2015 में। इसका प्लेस क्या था? कब आया? COP21 हो रहा था पेरिस में, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट हम लोगों ने अपनाया वहां पर। और मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर इंडिया में, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत। यानी यह एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन रहा है जिसका मुख्यालय भारत में है और जो जलवायु परिवर्तन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ। तो इसीलिए कहा गया कि इससे भारत की जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, उसी का एक क्लाइमेट डिप्लोमेसी का ही एक बेस था ISA वैश्विक स्तर पर हमारा। इसलिए कहा गया कैसे उसको मतलब एक हट कर रहा है। तो ISA का जो मूल उद्देश्य था मेरे प्यारे बच्चों, जो एम था ISA का, केवल कार्बन उत्सर्जन घटाना नहीं, केवल कार्बन उत्सर्जन घटाना, इसका एम बहुत बढ़िया, यानी केवल कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन को कम करना नहीं। इसका उद्देश्य था मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, डेवलपमेंट सेंट्रिक क्लाइमेट इनिशिएटिव। यानी ये विकास केंद्रित जलवायु पहल थी, विकास केंद्रित। यानी ऊर्जा बनाइए, उससे अपनी GDP को डेवलप कीजिए और कार्बन उत्सर्जित मत कीजिए, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यह इस मॉडल पर काम करती, इसीलिए इसको कहा गया डेवलपमेंट सेंट्रिक क्लाइमेट इनिशिएटिव। इस शब्द रट लीजिएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम में आपको दूसरों से अच्छा नंबर दिलवाएगा। तो ISA का लक्ष्य क्या है? इस डेवलपमेंट सेंट्रिक जो अप्रोच है कि हम 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करेंगे। इसके लिए इसमें $1000 बिलियन का निवेश, सॉरी मिलियन, नॉट बिलियन, मिलियन नहीं, सॉरी मिलियन नहीं, बिलियन ही हो पाएगा, $बिलियन का निवेश करेंगे। और इससे 1000 मिलियन लोगों को क्लीन एनर्जी उपलब्ध होगी। और कब तक? 2030 तक इसका ये टारगेट था। और इसी को कहा जाता है, लिख लीजिएगा, क्या आप सबको पता था? इसी को एक टर्म दिया जाता है, जो 1000 तीनों चीजें मैंने लिखी, इसको दिया जाता है टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। प्रीलिम्स में आ गया तो क्या करेंगे? टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, यानी 1000 के लक्ष्य की ओर। यही है ISA का मूल मंत्र। प्रीलिम्स में पूछे किसका है टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, तो बोल दीजिएगा यह ISA का एम है। यानी 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी, $1000 बिलियन का निवेश, 1000 मिलियन लोगों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। कब तक? 2030 तक। यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब है क्लाइमेट एक्शन नंबर 1 प्लस एनर्जी एक्सेस, और तीसरा ग्लोबल इक्विटी, यानी किसी भी देश को समानता का अनुभव महसूस हो, ये ना हो किसी को ज्यादा लाभ मिले और किसी को कम लाभ मिले। तो आई थिंक कि आप ISA क्या है, उसका विजन क्या है, उसका एम क्या है, वो सारी चीजें, और एम में सबसे खूबसूरत टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, ये भी आप अच्छे से समझ गए हैं। अब इसको अगर समझ गए हैं तो जरूरी है ये कैसे काम करता, कैसे, हाउ, क्योंकि इस बार आ रहा है, तो मैंने कहा भाई चलो थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक है, कैसे काम करता है। तो एक कंफ्यूजन कभी मत, जैसे प्रीलिम्स में फंसा देता है ISA खुद सोलर पावर प्लांट बनाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत रहेगा। ISA क्या है? खुद सोलर पावर प्लांट नहीं बनाता, ये फैसिलेटर है बच्चों। क्या है?
क्या है? फैसिलिटेटर, यानी ये सुविधा प्रदान करता है, बस फैसिलिटेटर, फैसिलिटी देता है, आप ऐसा समझे। और क्या देता है, इसी से इसका रोल स्पष्ट हो जाएगा एम के बाद, यानी इसकी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। फैसिलिटेटर कैसे? तो पहला, यानी अगर मान लीजिए आप किसी देश, आपका कोई देश है, अपने देश के बारे में सोचिए, यानी भारत हो या कोई और भी आप इमेजिन कर सकते हैं, तो आपको ये सोलर पॉलिसी बनाने में मदद करेगी। जैसे आपका बजट आने वाला है तो आपको सोलर पॉलिसी के लिए ये मदद कर सकता है। इसके अलावा दूसरा ये क्या करता है, पावर परचेस एग्रीमेंट, यानी कि बिजली को कैसे खरीदें, सोलर एनर्जी से बनी हुई बिजली को, उसके लिए भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी तैयार करने होते हैं। अरे भाई पैसा कब कितना, किस साल तक कितना, पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको आप कहते हैं ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यह पावर परचेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाता है, ठीक है ना। तीसरा, ऑब्वियस है, आप जब सोलर एनर्जी पर इतने देश मिल करके काम करेंगे तो उसके लिए नियम कानून की भी जरूरत होगी। तो जो नियम कानून यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको भी यह विकसित करता है। फिर इसके बाद इस सोलर अलायंस में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे गुरुग्राम में अगर मुख्यालय है तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो जो लोग काम करते हैं, यानी जो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स, उसको ये ट्रेनिंग भी देते हैं। फिर इसके बाद पांचवा, इस सोलर एनर्जी को बनाने में अगर कोई रिस्क है तो उसको भी ये मिटिगेट करते हैं, यानी किसी भी प्रकार के जोखिम को संभालना और वित्त की सुविधा, यानी फाइनेंस की फैसिलिटी, वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना आप देख सकते हैं। और इनका जो खास फोकस होता है वो अफ्रीका के देशों पर, लैटिन अमेरिका, छोटे द्वीपीय देश, ग्लोबल साउथ के देश। तो सोलर अलायंस समझ में आ गया, क्लियर है? बहुत अच्छे से एक बार सब बच्चे बताएं। अब अगर यह आपको समझ में आ गया तो अब अगली चीज यहां से निकल करके आती है भैया, महान महान विभूति जो बाहर हो गए हैं, अब इन पे आ जाते हैं। तो ये साहब बाहर क्यों हो गए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस से ये बाहर क्यों हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अमेरिका का यह निर्णय कोई अचानक नहीं, पहला शब्द तो आपको अपने दिमाग में याद रखने, कोई अचानक नहीं। इस तो आप कहेंगे सर अचानक नहीं तो क्या है? अमेरिका फर्स्ट, मैं हमेशा आपको पढ़ाता रहता हूं, अमेरिका फर्स्ट की नीति का हिस्सा है ये। यानी डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का आधार है अमेरिका फर्स्ट, नेशनल। और इस अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या होता है? अमेरिका फर्स्ट का मतलब होता है नेशनल इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी राष्ट्रीय हित वैश्विक सहयोग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर वन चीज अमेरिका फर्स्ट का। दूसरा, अगर नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है तो स्वाभाविक है जो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उस पर अमेरिका विश्वास करेगा, यानी ट्रंप उस पर विश्वास करेंगे, बहुपक्षीय संस्थाओं पर। आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है? और इसी सोच के तहत आईपीसीसी हो, आईयूसीएन हो और अब आईएसए, इन तीनों से अमेरिका ने दूरी बना ली है। आईपीसीसी से भी वो बाहर हो गया, तो आईपीसीसी भी चर्चा में है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये भी है, और अब आईएस, तीनों को आप याद कर लीजिएगा, तीनों से दूरी बना लिया तो अमेरिका फर्स्ट के साथ। तो अचानक नहीं है ये। अब यहां पर देखिए, क्या उसको सब फायदा ही फायदा हो रहा? नहीं बच्चे, उसको नुकसान भी है इसका। एक उनकी नीतियों में ना एक पैराडॉक्स है, हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी के नुकसान भी। उनको भी तो वोट पाना, अपने लोगों को खुश करना जिन्होंने उनको वोट दिया। उनका भी तो बेटा कभी राजनीति में आएगा तो वो भी तो कुछ ऐसा करके जाएंगे बेटा, समझ रहे हैं? तो यहां एक डीप पैराडॉक्स भी है कि अमेरिका में सोलर सेक्टर में, चूंकि अमेरिका में अच्छा काम हो रहा है इस पे, फाजिल फ्यूल से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था। यानी जितना जीवाश्म ईंधनों में लोग नौकरी करते थे, जीवाश्म ईंधन और उससे संबंधित इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, एनर्जी एक्टिविटीज में, उससे ज्यादा सोलर सेक्टर में लोग रोजगार प्राप्त कर रहे थे। फिर भी उसने सोलर पैनल पर टैरिफ लगाया, फेडरल लैंड पर अप्रूवल्स रोके कि जिससे कि सोलर प्रोजेक्ट ना बन सके, यानी जमीनों को भी प्रतिबंधित किया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को स्लो किया। आप सोचिए कि जब वो बंदा
इलेक्शन में कैंपेन कर रहा था तब भी कह रहा था कि जीवाश्म ईंधनों पर ही हम चलेंगे। तो जान रहा है कि सोलर में हम चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो अपने देश के लिए उसकी नीतियां बेहतर हैं, इसको आप गलत मत समझिएगा। तो मतलब समस्या सोलर एनर्जी से उस बंदे को नहीं है, मतलब है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, और जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब है अमेरिका फर्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों। अब अगली चीज आती है, यानी अगला कि क्या ये वाला वाशिंगटन के बाहर निकलने से, अब इतना आपने सीख लिया क्यों बाहर हो गया, रीजन वो भी समझ लिया, तो क्या आईएसए अमेरिका के बिना कमजोर हो जाएगा? नहीं, कोई भी संगठन से, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आईएसए में पहले से ही अमेरिका की भूमिका सीमित थी। आईएसए का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो कौन? इंडिया है, फ्रांस है और ग्लोबल साउथ के देश हैं। तो भारत ने साफ कहा आईएसए विल कंटिन्यू टू फंक्शन एंड एक्सपेंड, कि आईएसए चलता रहेगा, इसका कार्य और इसके सभी पहलुओं का हम विस्तार करते रहेंगे। यह संस्था व्यक्ति या देश से बड़ी है, ऐसा भारत की तरफ से कहा गया। अब आता है कि एक्चुअल में इसका भारत के लिए क्या महत्व है, ठीक है ना, यानी इंडिया इस पर क्यों इतना फोकस कर रहा है, इंडिया का इंटरेस्ट इसमें क्या। तो आईएसए मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, भारत के लिए कोई केवल एक क्लाइमेट मंच नहीं है, केवल एक क्लाइमेट फोरम नहीं है। ये क्या क्या है? पहला, ये हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप से जोड़ता है कि हमें विकासशील देशों की चिंता है और उसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसी प्रयास का नाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। दूसरा, साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, जो भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा है। तीसरा, क्लाइमेट जस्टिस, जिसकी बात यूएन में भारत हमेशा कहता रहता है, यह उस जलवायु न्याय की संकल्पना के साथ भी जुड़ा है और भारत की एथिकल लीडरशिप को वैश्विक स्तर पर स्थापित करता है। और भारत ऐतिहासिक रूप से, अगर हिस्टोरिकली हम देखते हैं, तो पॉल्यूटर नहीं है, यानी उसने कम प्रदूषण किया, फिर भी क्लाइमेट एक्शन में आगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से यही नैतिक शक्ति भारत को अलग बनाती है। और निबंध में लिख लीजिएगा, यही वो स्वप्न है जो सॉरी यही वह बात है जो हमें भारतीय होने पर गर्व करने को प्रेरित करती है। आई होप आप समझ गए हैं, ठीक है। अब आता है कि इसमें एथिक्स का एंगल कैसे आ जाता है, जिस पर पूरा विस्तार से कंटेंट मिलेगा आपको पीडीएफ में। पीडीएफ जरूर सब बच्चे लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ उसमें मिलता है, क्योंकि एक लंबे समय तक लेक्चर याद नहीं रहते, भूल जाता है। तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े निर्णयों में अगर फ्यूचर जनरेशन के अधिकार को, भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार को नजरअंदाज किया जाएगा, तो स्वाभाविक है यह नैतिकता के उल्लंघन से जुड़ेगा। गरीब देशों की संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी को इसमें नहीं देखा जा रहा है। पृथ्वी साझा संसाधन है, आप अकेले कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े निर्णयों में ये तीन बातें हैं जो उसे, अगर कोई देश गलत करता है तो उसे अनैतिक बना देती हैं। तो आईएसए से बाहर निकलना ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना है और वैश्विक नेतृत्व में कमी को दर्शाता है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से या कई क्लाइमेट बॉडी जैसे आईपीसीसी, जैसे आईयूसीएन, इससे अमेरिका का बाहर निकलना आईएसए की विफलता नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में नैतिक प्रतिबद्धता, मोरल कमिटमेंट की एक परीक्षा है। भारत के लिए यह क्षण नेतृत्व, सहयोग और जलवायु न्याय को बढ़ाने का है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आते हैं हम लोग, पूरा कंटेंट पीडीएफ में भी आपको विस्तार से मिलेगा बच्चों। पहला क्वेश्चन जिस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, क्या आप इस प्रश्न को लिख पाएंगे? दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आ गया, देखिए आ गया। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक नैतिक चुनौती है। क्लाइमेट चेंज पोजेस अ ग्लोबल एथिकल चैलेंज वेयर नेशनल इंटरेस्ट ऑफन कॉन्फ्लिक्ट विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक नैतिक चुनौती जहां राष्ट्रीय हित और सामूहिक उत्तरदायित्व के बीच टकराव दिखाई देता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, critically examine the ethical dimension of the US withdrawal from the International Solar Alliance। इस संदर्भ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका के बाहर निकलने के नैतिक आयामों पर चर्चा कीजिए। आपके सामने डिटेल से ये कंटेंट कूद करके आ जाता है, ठीक है। ये आप बच्चों
एक इनिशिएट लिया गया है। पहले उस इनिशिएटिव के बारे में आपसे डिस्कशन कर दूं। और मंडे यानी आज हो गया है फ्राइडे, आज है 9, 10 को सैटरडे, 11 को संडे, तो 12 को है मंडे। 12 से मेरे प्यारे बच्चों में एक आपको हिंदू में एक ऐड, मतलब कल से ही दिखेगा। 12 से एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और 19 से क्लास स्टार्ट होगी, लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, पहले तो जो सीसीपी के बच्चे हैं तो उनको, आपको तो कुछ सोचना नहीं, आपके लिए उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं लिया जा रहा है, नहीं, जो बच्चे फाउंडेशन वगैरह में उनको ये मिलता रहेगा। अब जो बच्चे प्रीलिम्स में थोड़ा सा और सिक्योर होना चाहते हैं, सीसीपी वगैरह के लिए बच्चे को तो ये मिल ही रहा है, उनके लिए एक ऑफर है। अब डेली क्लास यानी हिंदू के आधे घंटे के बाद, जितने बजे खत्म हो, क्योंकि कब मुझे पता नहीं लगता कितना टाइम लग जाएगा, तो फिर से, क्योंकि प्रीलिम्स मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, तो अपने भाई सीसीपी के बच्चों को कराना ही है, फाउंडेशन के बच्चों को कराना ही, तो ये और भी जो बच्चे मुझे फॉलो करना है या पुराने समय से फॉलो कर रहे थे और प्रीलिम्स में थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, अब उनको लगता और सिक्योरिटी चाहिए, तो एक बढ़िया सी पहल कर रहा हूं डे, और वो है वही हमारा टॉप 50 चैप्टर, फिर से टॉप 50 चैप्टर प्लस इकोनॉमिक सर्वे। इसमें आदित्य सर आप लोगों की क्लास दे करके सारी चीज करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। जिनके पास टेस्ट सीरीज उनको अलग से लेने की जरूरत नहीं। ये हमने एक प्लान बनाया है, यानी ये क्लास 4 महीने की होगी। आप देखिए 19 जनवरी से 19 फरवरी, 19 फरवरी से 19 मार्च, 19 मार्च से 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से 19 मई और 24 मई को आपका एग्जाम है। ये 4 मंथ का एक पूरा प्लान है जिसमें आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और टॉप 50 चैप्टर यानी हर एक सब्जेक्ट के, इसमें केवल मैं पॉलिटी इकोनॉमी नहीं, यानी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हो गया, उसके जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो 2 चैप्टर हो चाहे 3, हिस्ट्री के जहां से, और सभी एंशिएंट मिडल मॉडर्न, ऐसे ही इकोनॉमिक्स, ऐसे ही पॉलिटी, ये टॉप 50 शुरू कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है, बाकी तो आपका जो चल रहा है वो चल रहा है, उसको वैसे ही आपको चलाना, ये मैं एडिशनल डाल रहा हूं। रीजन ये है कि मेरा टारगेट है कि जब आप फर्स्ट राउंड में, जैसे आपको 24 मई को जो पेपर मिलेगा, तो जब आप फर्स्ट राउंड में जाएंगे, इस बार मेरा टारगेट है कि भाई जितने बच्चे एडमिशन लिए हैं वो निकले कम से कम, तो 24 मई को जब आप एग्जाम में जाएं तो जो फर्स्ट राउंड यानी कुल 100 क्वेश्चन के लिए जीएस में अटेम्प्ट करेंगे आप, तो ये 100 क्वेश्चन में ये जो 50 चैप्टर हैं, कम से कम यहां से 40 क्वेश्चन तो डेफिनेट, आप 50 चैप्टर की बात मैं कर रहा हूं, और 40 क्वेश्चन तो आपको इजीली करवा पाऊं मैं, टारगेट फिलहाल यही है। बाकी सेकंड थर्ड राउंड के लिए तो हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। तो यह यानी इसका कल से ही इसके बारे में बताना, और 12 तारीख से इसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत लो प्राइस रखी गई है जिसमें ये तीनों चीजें शामिल हैं, ठीक है। बाकी आप यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस, तो आज शाम को आपसे मिलूंगा 5 PM पर। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले बच्चे, आज आपके लिए चर्चा होगी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बारे में, तो 5 बजे आप सब आ सकते हैं, फ्री है ये क्लास बिल्कुल, ठीक है। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जिस पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपके सामने अगला टॉपिक आता है, ट्रम्प साहब की ही फिर से फरमाइश यहां पर निकल करके आती है दुनिया के सामने, हम है, बाकी पानी कहीं भी न कम है न ज्यादा है। क्या है? ट्रम्प क्लियर बिल, एक बिल उन्होंने अपनी तरफ से पास कर दिया है, यानी, और अब वह 500% टैरिफ लगाएंगे जो भी राष्ट्र रशिया से तेल खरीदें। तो इसमें तो कुछ बचाने की जरूरत है नहीं बच्चों, ये तो स्वाभाविक है, आप कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले वाले टॉपिक में ही डिस्कशन कर दिया, सब वही है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अलग से आपको कुछ बताई जाए। इसरो एंड द नेक्स्ट बिग थिंग, एक बार आप सब मुझे बताएं, क्या इसमें मेरे कुछ पढ़ाने लायक है इसरो वाले में? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, एक बार मुझे बताओ बच्चों, डिटेल से इसरो का पढ़ा दिया था कि नहीं, सब कुछ,
बोलिएगा भाई, इसरो का पूरा डिटेल से पढ़ा दिया था कि नहीं? बोलिए। तो बेटा बस वही सारी चीजें इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है जो मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको दे सकूं, कुछ भी नहीं। बस बता दिया गया है कि इसरो के अचीवमेंट्स क्या हैं, चैलेंजेस में उसके ऊपर काम का बढ़ता हुआ बोझ है, और उस काम के बोझ को बांटा जाए। सरकार बांट भी रही प्राइवेट सेक्टर के साथ, दैट्स इट, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये टॉपिक तो कुछ भी नहीं है। मतलब बस आप ये समझना कि मैंने कोशिश की है कि ये रिवीजन करवा दूं आपको, तो इसमें कुछ भी नहीं बेटा, ये रिवीजन, और पूरी पीडीएफ में कंटेंट आपको डिटेल से मिल जाएगा। जीएस पेपर 3, इकोनॉमी, ए से विज्ञान पे आप जो भी लिखना चाहें, और स्पेस टेक्नोलॉजी पर आपसे प्रश्न, स्पेस साइंस पर आपसे प्रश्न पूछता ही पूछता है। और देखिए 2016 में आपसे पूछा भी गया, डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूछा है कि नहीं? यानी हमारी सारी अचीवमेंट पूछा है, और इस अचीवमेंट से सामाजिक आर्थिक विकास कैसे हुआ है, तो बस बताने की जरूरत नहीं, पूरा डिटेल में है। तो पीडीएफ आप पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, अलग से कुछ इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और प्रश्न से ही आपको पता लग जाएगा कि इसरो की हालिया सफलताओं ने क्या क्या सफलता है, मैंने सब लिख दिया है। भारत की तकनीकी क्षमता को सिद्ध किया, लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी चुनौती कि जो ये अचीवमेंट करी, इसको अब ये और बड़ा करे, यानी मार्केट को अपनी बड़ा करे, अपने R&D को बड़ा करे, और उसको सस्टेनेबल बनाए। स्केलेबल मतलब बड़ा करना। और फिर क्या चुनौतियां हैं और क्या सुधार है, वही फंड वगैरह की चुनौती, स्किल्ड पावर की चुनौती। ठीक है, तो बस बहुत बढ़िया से आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, तो इसमें भी हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये टॉपिक आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये वाला सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन गवर्नेंस, ये थोड़ा पेचीदा, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन गवर्नेंस। लेकिन पहले आप जरा यहां पर एक निगाह डाल लीजिए, जिससे कि चीजें बढ़िया से आप इसको समझ पाए। ठीक है, पर्यावरणीय शासन और न्यायपालिका, ग्रीन गवर्नेंस एंड रोल ऑफ जुडिशरी। न्यूज पढ़ा आपने मेरे बच्चों? जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर प्रदूषण, पॉल्यूशन, जंगल, फॉरेस्ट, नदियां, रिवर और क्लाइमेट चेंज आते हैं। आते कि नहीं आते? अमूमन यही सारी चीजें दिमाग में घूम करके आती हैं। बट जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना बच्चे, तो यहीं से हमारी और आपकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती, थोड़ी सी अलग हो जाती है। यानी यूपीएससी के लिए पर्यावरण केवल प्रकृति का विषय नहीं है, बल्कि यह किससे जुड़ा हुआ विषय है? ये गवर्नेंस से, यानी शासन से जुड़ा हुआ विषय, कि भाई कैसे हम पर्यावरण शासन करते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान ने पर्यावरण शासन के लिए क्या बातें कही हैं, और कौन कौन सी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है जो इस पर काम कर रही, इन सब से जुड़ जाता है। और इन्हीं सब से जुड़ करके आपसे यूपीएससी प्रश्न भी पूछता है। यानी भारत में पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड, या हम कहें उससे भी अच्छा वर्ड, ऐतिहासिक भूमिका रही है। यानी वो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट काम करता है तो कई प्रश्न यहां से पैदा हो जाते हैं। और क्या प्रश्न पैदा होता है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं। क्या न्यायपालिका
का काम केवल कानून की व्याख्या करना है। व्याख्या करना है, यानी आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा, या वह मीन्स न्यायपालिका पर्यावरणीय नीतियां भी तय कर सकती है, या वह पर्यावरणीय नीतियां, ये है एक प्रकार का नैतिक द्वंद्व कि वो क्या कर सकती है। अब देखो, अगर आप इस डायग्राम को समझते हो, जो मैं हमेशा डेमोक्रेसी इंडिया की बनाता हूं, आईडी इंडियन डेमोक्रेसी, जुडिशरी ऊपर है, लेजिस्लेटिव यहाँ है जो कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव यहाँ है जो कानून को लागू करती है। तो जुडिशरी तो स्वाभाविक है क्या करती है भाई, जो कानून बना है, सबसे ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है, उस के सिद्धांतों पर है कि नहीं। कानून कौन बनाता है? विधायिका। अब इस विधायिका के बने कानून को लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो जब एग्जीक्यूटिव लागू करता है तो फिर जुडिशरी चेक करती है कि भाई ये जो एग्जीक्यूटिव ने जिस ढंग से इस कानून को इंप्लीमेंट किया, उसमें कहीं संविधान की भावनाओं का उल्लंघन, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। तो इस आधार पर तो यही दिखता है कि न्यायपालिका का काम केवल कानून की व्याख्या करना है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो ये दिखाती हैं कि वह ना केवल एनवायरनमेंट या विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों के बारे में भी बात करता है। तो जो करता है, तो बस ये दोनों आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और इसके लिए हमें आज के टॉपिक के हिसाब से जो समझना होगा, सबसे पहले वो समझना होगा कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस क्या होता है। और ये दोनों प्रश्न, एनवायरमेंटल गवर्नेंस यानी पर्यावरणीय शासन, क्या है? पर्यावरणीय शासन। तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यानी पर्यावरण से जुड़े निर्णय कौन लेता है, नंबर 1, कैसे लेता है और किस आधार पर लागू करता है। ये 3 चीजें एनवायरमेंटल गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है? ऑब्वियस है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले पर्यावरण कानून, ऑब्वियस है, उसी के आधार पर डिसीजन लिए जाएंगे। इसमें रूल्स, नियम और जो भी नोटिफिकेशन, अधिसूचना होती हैं वो, और नियामक संस्थाएं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और उसके साथ साथ इस कानून के बाद, नियम के बाद, रेगुलेशन के बाद उसको इंप्लीमेंट करने वाले सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। तो आप आई होप समझ पाए कि पर्यावरण शासन क्या होता है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, यानी इसके स्टेक होल्डर कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया। ये स्टेक होल्डर जरूर याद रखिएगा। इथिक्स जीएस पेपर 4 केस स्टडी में अगर कोई इन्वायरमेंटल इथिक्स से प्रश्न आया तो ये जो आपको मैंने बताया ये आपको मदद करेगा। क्लियर है? बट अगर हम पर्यावरणीय गवर्नेंस को लेकर के भी देखें तो आदर्श स्थिति में नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? बोलिए। यानी नीति कौन बनाता है? आप कहोगे सर सरकार, वो चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। ठीक है, नीति बना दिया, अब उसका रेगुलेशन कौन करेगा, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? ऑब्वियस है, जो संस्थाएं बनी हुई हैं, और उसकी न्यायिक निगरानी कौन करेगा? जुडिशरी। आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो आदर्श स्थिति तो बिल्कुल यह होती है किसकी? एनवायरमेंटल गवर्नेंस की, जो मैंने आपको बताई कि न्यायपालिका केवल तब हस्तक्षेप करेगी जब उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है नीतियों में। ठीक है, आई होप आप समझ गए। लेकिन गहरे स्तर पर न्यायपालिका की एंट्री एनवायरमेंटल गवर्नेंस में कैसे हुई, अब वो हम सीखने जा रहे हैं। तो पर्यावरणीय शासन में जुडिशरी, तो न्यायपालिका की एंट्री कैसे होती है वह हम यहां से देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में एनवायरमेंटल गवर्नेंस में यहां पर आर्टिकल में लिखा हुआ है, न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका के 3 बड़े कारण रहे। देखिए, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका, कोई भी बॉडी अगर अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जा रही है तो इसका मतलब कि दूसरा जो जिम्मेदार है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो न्यायपालिका की एंट्री जो होती है उसके पीछे 3 कारण होते हैं। कहां एंट्री होती है? एनवायरमेंटल गवर्नेंस में। इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना,
तो पहला रीजन जो निकल करके आता है कि आर्टिकल 21 का बड़ा विस्तार हुआ है कि नहीं हुआ बच्चों? यानी जो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, इसका बहुत विस्तार हुआ। मतलब इसमें बहुत सारे विषय शामिल किए गए हैं। न्यायालय ने बार-बार कहा है अपने विभिन्न डिसीजंस में कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वस्थ पर्यावरण भी जीवन का हिस्सा है। अब अगर न्यायपालिका ही स्वस्थ पर्यावरण की बात करती, हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करती, तो स्वाभाविक है पर्यावरण से जुड़ा कोई विवाद होगा तो वह एनवायरमेंटल गवर्नेंस में घुस जाएगी, चली जाएगी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, जैसे आप सब बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे जनहित याचिका यानी पीआईएल्स हो गए, बिल्कुल सही बात है। आम नागरिक भी इन जनहित याचिकाओं के माध्यम से पर्यावरण के लिए कोर्ट जा सका। इससे न्यायपालिका सीधे एनवायरमेंटल गवर्नेंस के केंद्र में आ गई, चूंकि सुनवाई वही कर रही थी। और तीसरा ऑब्वियस है, मैंने कहा कि जब तीनों में से कोई भी अंग अपना काम करना बंद कर दे तो बाकी के अंग सक्रिय हो जाते हैं, यानी कार्यपालिका की विफलता। कोई भी पर्यावरणीय गतिविधि है अगर उसका या कोई नीति है अगर उसका इंप्लीमेंटेशन आप कमजोर करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक दबाव बनाएंगे, तो नतीजा कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया। आई होप आप समझ गए, ठीक है ना? अब आता है, जैसा किसने लिखा है इसमें, गौरव ने कहा है जुडिशियल एक्टिविज्म। अच्छी बात आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यायिक सक्रियता एनवायरमेंटल गवर्नेंस में सुप्रीम कोर्ट के जाने का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों? क्योंकि भाई जब आप फेल हो रहे हैं तभी तो न्यायिक सक्रियता क्या है? यानी जब न्यायपालिका केवल यह ना देखे कि कानून टूटा या नहीं, बल्कि वह यह भी तय करे कि क्या किया जाना चाहिए। और जब वो यह तय करे क्या किया जाना चाहिए तो इसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। और पर्यावरण के मामलों में यह सक्रियता दिखती है। उसने बहुत सी माइनिंग और इन सब गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। समय सीमा उन्होंने तय की है कि इस कालखंड तक आपको यह उत्सर्जन कम करना है। और सरकार को आदेश भी दिया है। तो इन तीन आधारों पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के मामलों में न्यायिक सक्रियता दिखी है। हाँ, शुरुआत में यह बहुत आवश्यक भी था, आप सबको पता है। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि समय के साथ इससे नई समस्याएं पैदा होने लगी। यहां तक तो आपको लगा होगा कि सर बहुत अच्छी बात है, न्यायपालिका अच्छा काम कर रही, लेकिन अब यहीं से समस्या, जो समाधान था वही समस्या बनता चला गया। अब यहां से एक समस्या शुरू हुई, प्रॉब्लम शुरू हुआ। और प्रॉब्लम उसी में है बेटा, और कहीं कुछ नहीं। वही जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है कि भैया जुडिशरी को क्या करना है, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को क्या करना है। यानी समस्या तब शुरू होती है जब कोई भी बॉडी, चाहे वो न्यायपालिका हो, पार्लियामेंट हो या कार्यपालिका, जब कोई भी बॉडी, मेरे प्यारे बच्चों, निगरानी, यानी इसका काम था ओवरसाइट का, निगरानी का। अब ये अगर इस निगरानी से आगे बढ़ करके इन संस्थाओं पर या उनके कामों पर अपनी पहुंच बढ़ा दे तो समस्या हो जाएगी। यानी जब न्यायपालिका निगरानी से आगे बढ़कर नियमन यानी रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव बनाता है, लॉ लेजिस्लेटिव बनाती है, यानी रेगुलेशन और पॉलिसी मेकिंग करने लगे, यानी एग्जीक्यूटिव के कार्यों को अपना ले। फॉर एग्जाम्पल, वह बताए अपने डिसीजंस में कौन सा वाहन चलेगा, कहां पटाखे जलेंगे, कितना एरिया बफर जोन होगा। यानी ये सब जो मूलतः कार्यपालिका के डिसीजन होते हैं, और अगर वह सुप्रीम कोर्ट करने लगे तो समस्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा? तो समस्या सभी बच्चों को समझ में आ गई, क्योंकि ये सभी मूलतः कार्यपालिका के निर्णय होते हैं जो न्यायपालिका करने लगी। आई होप आप समझ गए हैं। तो यहां से एक समस्या आती है। अब इसी के बाद एक और समस्या का यहां जिक्र किया गया, तो पहला हुआ, एक दूसरी समस्या का भी जिक्र किया गया, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, यानी नियामक अनिश्चितता। नियामक अनिश्चितता, मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्या है?
यानी जब नियम बार बार बदले, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने सुबह आज इतने घंटे पढ़ेंगे, कल फिर कम कर दे, परसों ज्यादा कर दे, यानी जब नियम बार बार बदले, कभी प्रतिबंध लगाएं, कभी छूट दे दें, यानी कोई स्पष्ट डायरेक्शन ना हो, कोई स्पष्ट दिशा ना हो, तो इसे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो स्वाभाविक है, अरे बहुत सारे नियम कानून पर्यावरण से संबंधित है ना, सेंटर और स्टेट में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी होती है ना, उसके कारण भी जो न्यायपालिका वो घुसती है। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? राज्यों को समझ में नहीं आता कि क्या लागू करें, उद्योग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, नागरिकों में भ्रम फैलता है कि भैया आज मान लो हमने यहां कोई प्लांट लगाया, कल को सरकार की तरफ से तो क्लियरिटी है, लेकिन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, सुप्रीम कोर्ट ही हस्तक्षेप कर देगा। तो यहां पर यही समस्या दूसरी कि इसके कारण से नागरिकों में भी भ्रम रहता है, जो कारपोरेट्स है उनमें भी भ्रम रहता है। तो एक समस्या ये उठती है सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार से निगरानी करने से, इससे एक रेगुलेटरी अनिश्चितता बनती है, इन्वेस्टमेंट को समस्या होती है। और अगली चीज यहां पर एक और समस्या का जिक्र किया गया है, विशेषज्ञता। विशेषज्ञता का सवाल भी इनके डिसीजंस पर उठता है, यानी पर्यावरणीय निर्णय केवल कानून नहीं होने चाहिए, उनमें डेटा यानी साइंटिफिक डेटा, वैज्ञानिक डेटा, लोकल ज्योग्राफी जहां के बारे में आप डिसीजन दे रहे हैं उसकी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइवलीहुड और डेवलपमेंट यानी आजीविका और विकास का एक बैलेंस यानी संतुलन भी होना चाहिए। बट इन तीनों स्तरों पर अगर आप न्यायपालिका को देखोगे तो आपको अच्छे से पता है, न्यायालय में कानून के तो विशेषज्ञ हैं, लेकिन इकोलॉजी के क्या विशेषज्ञ हैं? ये जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जितने भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जितने भी न्यायाधीश हैं, तो पारिस्थितिकी में वो विशेषज्ञ नहीं है। यही कारण है कि एक जैसा नियम हर जगह लागू करना व्यवहारिक नहीं होता है। यह यहां पर इस आर्टिकल में प्रश्न उठाया गया, इसलिए अंततः इसमें क्या डिस्कस किया गया है, अब उसके बारे में आपको आता हूं कि भाई ये जो संस्थाएं हैं ना, ये जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ये एग्जीक्यूटिव, इनमें एक संतुलन होना चाहिए, यानी इंस्टीट्यूशनल बैलेंस की बात की गई है आर्टिकल के लास्ट में। यानी लोकतंत्र में हर संस्था की अपनी सीमा होती है, अगर एक संस्था दूसरी की जगह लेने लगे तो पूरा सिस्टम आप खुद देख सकते हैं इम्बैलेंस हो जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान ऐसे देशों में, ठीक है ना। तो ऐसे में अब अंततः हम आगे बढ़ते हैं कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस में मजबूत नियामक यानी एक रेगुलेटर की आवश्यकता है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट यानी जवाबदेह सरकार की आवश्यकता है, और एक संयमित डिसिप्लिन्ड जुडिशरी की जरूरत है, संयमित न्यायपालिका की जरूरत है। तीनों जरूरी है। आई होप आप इसको समझ गए। मीन्स की पर्यावरण की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दीर्घकालिक समाधान केवल कोर्ट के आदेश से नहीं, बल्कि नंबर 1 मजबूत संस्थाओं के निर्माण से, स्पष्ट नीतियों से और संतुलित न्यायिक भूमिका से ही संभव है। न्यायपालिका का काम शासन को बेहतर बनाना है, शासन की जगह लेना नहीं है। अब तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ गया, क्लियर हो गया। तो ऑब्वियस है, आप देख सकते हैं जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में एनवायरमेंटल गवर्नेंस आपसे पूछा जा सकता है। न्यायपालिका की भूमिका जीएस पेपर 2 पॉलिटी में क्या है, जो है एनवायरमेंटल गवर्नेंस में, तो ए से, ठीक है। एनवायरमेंटल गवर्नेंस आप एनवायरमेंट से जुड़े किसी भी ऐसे में एक पैराग्राफ के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और एथिक्स इसलिए लगाया हूं क्योंकि एनवायरमेंटल एथिक्स पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और फिर एक प्रश्न भी यहां पर बना हुआ है, भारत में पर्यावरणीय शासन में एनवायरमेंटल गवर्नेंस में न्यायिक हस्तक्षेप ने निर्णय और नियमन के बीच की सीमा को धुंधला कर दिया है। मैंने आपको बता दिया, जिससे पॉलिसी अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो गई है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर अभी आपको पीडीएफ में मिलेगा, आपको विस्तार से इस पर
कहानी अपनी बना लेनी है। अगला टॉपिक देखिए, केंद्र राज्य हस्तांतरण के लिए मानदंड के रूप में जीएसडीपी हिस्सेदारी। जरा इस न्यूज को आप पढ़िए और फिर मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूं। ये भी अच्छा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? अच्छा टॉपिक, यानी आपको इस पे भी, इसलिए देखो जहां पर आवश्यकता है मैं कभी भी स्पीड नहीं बढ़ाता हूं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जहां पर नहीं है वहां पर बहुत घुसने की भी आवश्यकता नहीं है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने एक अपनी कोर्ट लगा दी, यानी हाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुनील अभिव्यक्ति की IQIP की क्लास की कोर्ट अदालत ने एक फैसला सुना दिया। GSDP, ठीक है, केंद्र राज्य कर हस्तांतरण और GSDP आधारित बहस। अब मैं इसको ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप देखिएगा कि अभी जो मैं आपको एक शुरुआती जो ओरिएंटेशन देता हूं उसके बिना आर्टिकल खुलेंगे ही नहीं। देखिए जरा मजेदार ढंग से, आप भारत के बारे में कितना जानते हैं, जरा मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या भारत में केवल जाति, धर्म, इन्हीं की विविधता है, संस्कृतियों की ही विविधता है, या इकोनॉमिक विविधता भी है? बोलिए, क्या आर्थिक विविधता भी है, या केवल यही पर्व, त्योहार, नाटक, मेले, उत्सव, संगीत, इन्हीं की विविधता है जिसके बारे में हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं? आज एक नया टर्म आपको दे रहा हूं और ट्रस्ट करिएगा, ये कहीं किसी आर्टिकल में आज तक नहीं आया, किसी किताब में अभी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको दे रहा हूं आपको, आप कहीं से भी इसको सर्च करिए, अगर गलत हो तो आप सबके पास मेरा नंबर है, मैसेज करिए। जैसे जब हम कंपोजिट कल्चर यानी समेकित संस्कृति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? समेकित संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर। इसका मतलब क्या है? कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं दूसरे भाषा में विविधता में एकता। बात एक ही है, दोनों एक है, मतलब कुछ भी ऐसा, विविधता में एकता। तो हम हमेशा पर्व, त्योहार, नाटक, मेले, उत्सवों की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, मतलब ठीक है ना, जलवायु की बात करते हैं, बहुत सारी। लेकिन क्या आज मैं एक टर्म अगर आपको इसके सामने खड़ा करूं कि कंपोजिट इकोनॉमी भी होती है, समेकित अर्थव्यवस्था, समेकित अर्थव्यवस्था, कंपोजिट इकोनॉमी यानी विविधता से भरी इकोनॉमी, लेकिन हम सब एक हैं। तो कंपोजिट इकोनॉमी आज आपको बताने जा रहा हूं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कुछ राज्य उद्योगों से भरे हुए हैं, यानी जैसे तमिलनाडु वगैरह, वहां पर खूब सारी फैक्ट्रियां लगी। कुछ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, कृषि पर, जैसे बिहार, ऐसे राज्य। कुछ सेवाओं की अर्थव्यवस्था, गुजरात वगैरह। और कुछ अभी भी विकास की शुरुआती अवस्था में। यानी भारत के 28 राज्य प्लस जो हमारे यूटीज हैं, इनका जो इकोनॉमिक बेस है ना, जो इकोनॉमिक बेस है वो डिफरेंट है। कुछ स्ट्रांग हैं आर्थिक बेस इनका, कुछ ताकतवर हैं, कुछ वीक हैं, कुछ, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि अगर इकोनॉमिक बेस में कोई एकता नहीं है, विविधता में एकता आर्थिक स्तर पर नहीं है, तो हम राज्यों को जो केंद्र से पैसा मिलता है उसको कैसे देते हैं, यानी केंद्र सरकार राज्यों को पैसा किस आधार पर दे, और जिस आधार पर वो पैसा दे क्या वो न्यायपूर्ण बंटवारा है? और आज इसी विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा सेंटर स्टेट का, यानी केंद्र एवं राज्य का वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध बहुत बढ़िया बेटा, इसको थोड़ा समझिएगा। थोड़ा शुरुआत में पेचीदा लगेगा, लेकिन आखिरी तक एकदम समझ जाओगे।
भारत एक फेडरल कंट्री है, भारत एक संघीय देश है ना? संघीय मतलब केंद्र एवं राज्य दोनों को संविधान प्रदत्त शक्तियां मिली है कि अपने-अपने डोमेन में अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का रिस्पांसिबिलिटी के साथ यूज करते हुए इंडिया की पॉलिटी को बेहतर ढंग से ये रन करे, चलाए। मिला है कि नहीं मिला? तो इसी को बोलते हैं फेडरल कंट्री। लेकिन टैक्स लगाने की शक्ति जीएसटी के बाद तो पूरी तरीके से केंद्र के पास आ गई, यानी कर लगाने की शक्ति पूरी तरह बराबर नहीं। केंद्र सरकार के पास बहुत सारी टैक्स की पावर है, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और उसके अलावा जीएसटी। राज्य सरकारें, अब आपको पता है जीएसटी के बाद इनकी भूमिका सीमित हो चुकी है। इसलिए राज्यों को अपने खर्चों के लिए केंद्र से मिलने वाले पैसों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में पहली बेसिक चीज आप समझ गए कि ये निर्भर है किस पर? केंद्र पर। और केंद्र पर निर्भर है तो क्या मोदी जी कह देते हैं बैठ करके अपनी कैबिनेट में कि इतना पैसा इनको दे दो, इतना पैसा इनको दे दो? नहीं। इसके लिए संविधान में एक व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन ही है जो तय करता है कि केंद्र के करों का कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा और किस राज्य को कितना मिलेगा। यानी पहले केंद्र से राज्यों को और फिर राज्यों के बीच दोनों बंटवारा कैसा होगा, कितना कितना दिया जाएगा। इसके लिए फाइनेंस कमीशन क्या खुद ऐसे बैठा और कह देता है कि इतना इनको दे दो, इतना इनको? नहीं, उसके पास भी एक पैरामीटर होता है, एक मापदंड होता है जिसके आधार पर वो पैसा देता है, जिसमें पॉपुलेशन, जनसंख्या काउंट की जाती है, किसकी कितनी जनसंख्या है। इसके बाद एक इनकम डिस्टेंस, यानी कौन अमीर है, यानी किस राज्य के पास कमाने की क्षमता कितनी है, किसके पास कितनी कम है। उसका एरिया, क्षेत्रफल, उसका फिजिकल डिसिप्लिन, ये चार सबसे महत्वपूर्ण। आई होप आप समझ गए। लेकिन आज की जो चर्चा है वो चर्चा है जीएसडीपी, यानी क्या जीएसडीपी को भी प्रमुख मापदंड बनाया जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं यानी अगली चर्चा की तरफ कि क्या, यानी जो मापदंड है उसमें क्या और एड ऑन किया जाए, यानी एक आइडिया है ये। क्या जीएस, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे आप जीडीपी पढ़ते ना, तो ये स्टेट की जीडीपी की बातचीत हो रही, क्या जीएसडीपी को भी प्रमुख मापदंड बनाया जाना चाहिए? चलिए भाई बताइए, क्या बनाया जाना चाहिए? तो बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर थोड़ा सा जीएसडीपी को और समझाइए। चलिए हम समझाते हैं भाई ये क्या है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है किसी भी राज्य में एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में पैदा हुई कुल आर्थिक गतिविधि की वैल्यू यानी मूल्य, जैसे जीडीपी होता है। बस इसमें क्या क्या शामिल होता है? फैक्ट्रियों में जो आर्थिक गतिविधि जितनी भी होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा रहा हूं। फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है, जो प्राइमरी सेक्टर यानी खेती और पशुपालन से कमाई हो रही, जो टर्शियरी सेक्टर यानी सेवाओं से कमाई हो रही है, जो लोगों की कमाई और रोजगार है उससे जो भी अर्निंग हो रही है। आई होप समझ गए। यानी जैसे जीडीपी देश की ताकत बताता है, वैसे स्टेट जीएसडीपी स्टेट राज्य की आर्थिक ताकत बताता है। ठीक है, आई होप आप समझ के। अब आपके मन में आएगा कि सर जीएसडीपी को प्रमुख मापदंड बनाया जाना चाहिए, ये चर्चा में क्यों आया? जीएसडीपी तो आपने बता दिया, लेकिन प्रमुख मापदंड बनाया जाना चाहिए ये चर्चा में कैसे आया? यानी इस पर अब थोड़ी सी चर्चा कीजिए। तो इस पर चर्चा करने के अनुक्रम में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, कलर बदल लेता हूं, कि टैक्स कलेक्शन अभी कहां से हो रहा है। यानी टैक्स कलेक्शन को समझिए, यानी ये जो टैक्स का कलेक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है। यानी कम टैक्स कलेक्शन वहां से होता है जहां पर कंपनी का यानी फैक्ट्री का, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना? मान लीजिए आपकी फैक्ट्री कहीं और है, तमिलनाडु में, और रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, तो टैक्स कलेक्शन दिल्ली से होगा। यानी टैक्स कलेक्शन कहां दिख रहा है? जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है।
अब आपसे बोलूंगा टैक्स कलेक्शन। अब आप मुझे बताइए उत्पादन कहां होता है? जहां फैक्ट्री, खेत मजदूर और बाजार होते हैं, यानी फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है। आप कहेंगे सर इसको एग्जांपल से बताइए, थोड़ा कम समझ में आ रहा, हम समझाते हैं। मान लीजिए तमिलनाडु में कार बनी, उत्पादन हुआ तमिलनाडु में। कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? महाराष्ट्र में। MHRT लिख दे रहा हूं, महाराष्ट्र में। तो टैक्स कहां गया? टैक्स कहां गया? बोलिए बोलिए भाई। टैक्स गया महाराष्ट्र के खाते में। बेचारा मेहनत किया कोई और मजा उठाया कोई और। मौज मारे गाजी मियां, धक्का साहे बटेसर। एक कहावत है ना, मैंने कभी सुनी थी, मौज मारे गाजी मियां, धक्का साहे बटेसर, यानी दूसरे की कीमत पर आनंद उठाना। यानी टैक्स कलेक्शन इज नॉट रियल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। यानी जो कर का संग्रहण हो रहा है वह जिस राज्य से हो रहा है, जिस शहर से हो रहा है, वह उसके वास्तविक आर्थिक योगदान को नहीं दिखा रहा है। और जब ये मुद्दा कई अर्थशास्त्रियों ने विचारा, तो फिर यहीं से ये विचार जन्म लिया, जीएसडीपी को भी प्रमुख मापदंड बनाना चाहिए। यानी जीएसडीपी की इंपॉर्टेंस को समझिए, तब आप समझ पाएंगे। यहां तक कि पिक्चर सब बच्चों क्लियर है? क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे ना टैक्स कलेक्शन और उत्पादन का कॉन्सेप्ट, तो जीएसडीपी को प्रमुख मापदंड आप बना ही नहीं पाएंगे, यानी आप समझ नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। एक बार कमेंट कीजिए, समझ में आ गया? आ गया तो अब पहले जीएसडीपी की इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं और फिर जो तो अब जो अर्थशास्त्री, यानी जो आर्टिकल लिखा गया, अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर टैक्स कलेक्शन सही तस्वीर नहीं दिखाता है, टैक्स कलेक्शन बना रहा है तमिलनाडु, वसूल रहा है महाराष्ट्र टैक्स, तो ऐसे में स्वाभाविक है, हमने पढ़ा कि टैक्स कलेक्शन इकोनॉमी की सही तस्वीर किस राज्य की क्या वो नहीं दिखाता है। तो हमें अब क्या चाहिए? एक नया संकेतक चाहिए राज्यों के योगदान को जस्टिफाई करने के लिए, और उस संकेतक का नाम है जीएसडीपी। और यह जीएसडीपी है उत्पादन आधारित संकेतक, प्रोडक्शन बेस्ड इंडिकेटर। पॉइंट इज क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि जीएसडीपी जो है वह एक बेहतर मापदंड बनाया जा सकता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप आप समझ गए। यानी जिन राज्यों का जीएसडीपी ज्यादा है, यानी जो जो कारें बना रही हैं, जहां पर फैक्ट्रियां, वहां जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स पैदा करने की क्षमता भी ज्यादा है। इसीलिए कहा गया कि भैया थोड़ा जीएसडीपी को आप पूरी तरीके से यानी जो बना रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उनको आप पूरी तरीके से नजरअंदाज मत कीजिए, और करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव बाय टू सक्सेस, इसको भी शामिल कीजिए। ऐसा अर्थशास्त्री करे। लेकिन फिर आर्टिकल में कहा गया कि भाई देखो अर्थशास्त्री तो कहेंगे, लेकिन अब डेमोक्रेसी, ये चाइना में हो सकता था और ऐसा होता होगा, लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज आती कि भाई हम केवल, यानी भारत जैसे लोकतंत्र केवल एफिशिएंसी पर आधारित होकर के नहीं चल सकते। यानी केवल दक्षता हम नहीं देख सकते कि तमिलनाडु की ज्यादा बिहार की कम है तो बिहार को पीछे छोड़ दिया जाए, नहीं। ये इक्विटी यानी समता का देश है, ठीक है ना? ऐसे में अमीर औद्योगिक राज्य अगर ये कहते हैं कि हम ज्यादा योगदान देते हैं, गरीब पिछड़े राज्य कहते हैं हमें ज्यादा मदद की जरूरत है, तो एक टकराव तो है एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी में। लेकिन स्वाभाविक रूप से हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे गरीब राज्य और गरीब ना हो जाए, उन तक भी संसाधन पहुंचे। तो आप कहेंगे सर दोनों के बीच में संतुलन कैसे बने? तो कहने का मतलब जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं उनको भी थोड़ा सा न्याय मिल जाए और पिछड़े राज्यों का विकास भी सुनिश्चित हो जाए। और समाधान है उसी का आज का आर्टिकल, बैलेंस्ड फार्मूला।
और बैलेंस्ड फार्मूला मतलब कि जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंड के लिए मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताए थे जो सबसे मेन है। तो जैसा ये हमने बताया, तो इसमें जीएसडीपी को भी शामिल किया जाए, यानी जीएसडीपी को अगर आप शामिल कर लेते हैं तो ये दक्षता को भी आप सम्मान दे रहे हैं, वो राज्य भी खुश जो अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, और पॉपुलेशन प्लस इनकम प्लस डिस्टेंस यानी इनकम डिस्टेंस, इससे आप समता भी सुनिश्चित कर पा रहे हैं, यानी वो हटाने को नहीं कह रहे, कह रहे हैं ये भी रखिए। और इससे क्या होगा, विभिन्न राज्यों की फिजिकल डिसिप्लिन यानी जवाबदेही भी तय होगी। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो एक संतुलन बनाइए, ऐसा यहां पर डिस्कस किया गया। अब एक प्रश्न, एक नया विचार था, नया था कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो ऑब्वियस है संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां सीधा इसी यूनिट के साथ ये कनेक्ट है। इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, ठीक है ना, गवर्नमेंट बजटिंग, ये सारा इसके साथ कनेक्ट होगा। प्रश्न आपके सामने, क्रिटिकली एग्जामिन द आर्गुमेंट फॉर यूजिंग जीएसडीपी शेयर एज अ criteria for central state tax transfer in India. How can efficiency and equity be balanced in fiscal federalism? इसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा, तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आता है मेरे बच्चों प्रीलिम्स के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि, तो जिस संस्था ने इसके बारे में बात कही है, बस केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, और वो है यूएनडेसा, बस यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जिस पर अभी आपको पीडीएफ में 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ पूरा कंटेंट यूएनडेसा पर मिल जाएगा। तो इस पर अलग से आपको कुछ पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। बचपन में हाइपरटेंशन की उभरती चुनौती, ये भी प्रीलिम्स के लिए पढ़िएगा। लैंसेट की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया मैंने। 2 जो है एग्जाम्पल भी, यानी ब्लड प्रेशर और क्यों ऐसा हो रहा मैंने बता दिया है। प्रीलिम्स के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद स्पाइना बिफिडा, मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि गर्भ में जो बच्चे हैं, अगर उनकी मां को फोलिक एसिड की गोलियां नहीं दी जाती हैं तो स्पाइना बिफिडा नामक बीमारी, जिसमें रीढ़ की हड्डी वाली बीमारियां होती हैं, बच्चे आप देखे होंगे टेढ़े या उनको लकवा मार जाता है, पैरालिसिस, तो जो ये बीमारी है और उससे निपटने के उपाय, यानी गर्भ धारण से पहले फोलिक एसिड लेने से स्पाइना बिफिडा। तो स्पाइना बिफिडा एक बीमारी जिसका आप प्रीलिम्स के लिए अभी विस्तार से पढ़ लेंगे। बाकी ये मेरे बारे में सारी जानकारी मेरे प्यारे बच्चों, और आप यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कनेक्ट होकर के अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। शाम को 5 बजे पीएसआईआर ऑप्शनल की मेंटरशिप की क्लास होगी, याद रखिएगा। मेंटरशिप, पीएसआईआर ऑप्शनल मेंटरशिप, देखिए कैसे होती है मेंटरशिप की पीएसआईआर ऑप्शनल की क्लास, जिससे आपको लगे कि असली चीज तो वही है, कम पढ़ना ज्यादा आउटकम लेना। नहीं मोनिका, करंट अफेयर्स पर आईक्यू आईपी के सेशन के बाद कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय, थैंक यू।